टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं भाई अपन को, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, तो संडे की सुबह बढ़िया गुजरी, पढ़ के गए होंगे तो बढ़िया लगा होगा, है ना। क्लास के एंड में देख लेंगे जो डाउट होंगे आपके। अभी पढ़ लेते हैं, है ना। टीआरएनए, देखो, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है, 2D कैसा दिखता है, क्लोवर लीफ लाइक, और 3D इन्वर्टेड एल शेप। हमें पढ़ना है क्लोवर लीफ, जो स्ट्रक्चर है ना टीआरएनए का, वो पढ़ना है। क्यों? क्योंकि क्लोवर लाइक जो स्ट्रक्चर है, क्लोवर लीफ लाइक, उसे से टीआरएनए के हर एक फंक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन एक चीज पहले ये सुनो, टीआरएनए को साइटोप्लाज्म में घूमते रहना है अमीनो एसिड लेके, और अगर ऐसे घूमता रहा तो रास्ते में कोई भी मिल जाएगा न्यूक्लियस, और टीआरएनए को बोले इधर आ, देखेगा अच्छा न्यूक्लिक एसिड, और काट के खत्म कर देगा। इसलिए टीआरएनए अपने में रखता है कुछ एबनॉर्मल बेसिस। क्या रखता है? एबनॉर्मल या अनयूजुअल बेसिस। मतलब टीआरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल तो है, प्लस सूडो यूरासिल है, जिसे सूडो यूरेडिन भी कहते हैं, डाईहाइड्रो यूरासिल है, राइबोथाइमिडीन है, आइनोसिन है, साइटोसिन तो है ही है, 5 मिथाइल साइटोसिन भी है। तो ये कुछ एबनॉर्मल बेसिस है। न्यूक्लियस ने देखा इसे, अच्छा एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, अच्छा सूडो यूरासिल है, मिथाइल साइटो, अरे ये तो न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता। तो जा, बच गया, कटने से बच गया। तो न्यूक्लियस एंजाइम से कटने से बचने के लिए अपने में क्या रखता है? एबनॉर्मल बेसिस। एबनॉर्मल बेसिस रखने का फायदा यह है कि न्यूक्लियस एंजाइम पहचान ही नहीं पाता कि ये न्यूक्लिक एसिड है। नहीं पहचानेगा तो नहीं काटेगा। ये कई जगह आएगा, जहां भी एबनॉर्मल बेस होगा उसका यही फायदा है, न्यूक्लियस एंजाइम से कटने से बचना। तो एक पॉइंट ये लिख लो, फिर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं टीआरएनए का। tRNA has some tRNA has some abnormal tRNA has some abnormal basis. tRNA has some abnormal basis. tRNA has some abnormal basis so as to protect itself, so as to protect itself from, so as to protect itself from, so as to protect itself from nuclease activity. So as to protect itself from nuclease activity, मतलब वही न्यूक्लियस एंजाइम से बचने के लिए, फ्रॉम न्यूक्लियस एक्टिविटी। एग्जाम्पल लिख लो एबनॉर्मल बेसिस के कुछ। क्या क्या एग्जाम्पल लिख लिया जाए? एक लिख लो आइनोसिन, एक लिख लो डाईहाइड्रो यूरासिल, डाईहाइड्रो यूरासिल, इसी को डाईहाइड्रो यूरिडिन भी कहते हैं, डाईहाइड्रो यूरासिल या डाईहाइड्रो यूरिडिन भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे डीएचयू कहते हैं, डाईहाइड्रो यूरासिल। एक है सूडो यूरासिल, सूडो यूरासिल या सूडो यूरिडिन, सूडो यूरिडिन या सूडो यूरासिल, इसे ना साई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है राइबोथाइमिडिन, राइबोथाइमिडिन। एक है 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 मिथाइल साइटोसिन। ये कुछ एबनॉर्मल बेसिस है जिसके कारण टीआरएनए को न्यूक्लियस एंजाइम नहीं पहचान पाता। ये एग्जांपल है एबनॉर्मल बेसिस के। और इसके बाद हमें देखना है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, मतलब स्ट्रक्चर देखना है इसका।
क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ये देखना है अपन को। चाहो तो उसके अंदर एक लाइन मैंने लिखी है वो लिख सकते हो, या फिर बाद में भी लिख सकते हो। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। अब समझना टीआरएनए का स्ट्रक्चर। देखो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, टीआरएनए जब बनता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है ना। मान लो यहाँ जी है, या ई है, सी है, ए है, यू है, जी है, आरएनए है ना। मान लो ये फोल्ड हुआ, इसमें ढेर सारे बेसिस है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां से फोल्ड करो इसको। जब मैंने फोल्ड किया तो ये जो ए है यहां है, और जो ये यू है ये यहां है, ये तो आमने सामने आ गए, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लो डबल स्ट्रैंडेड हो गया। यहां जी था, यहां सामने इसके सी आ गया, तो डबल स्ट्रैंडेड हो गया। सी था तो यहां जी आ गया। मतलब टीआरएनए जब बनता है तो बनता तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जब फोल्ड होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस सामने सामने आ जाते हैं, जिसके कारण ये फोल्ड होकर क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर है? मतलब ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो हर बार होगा, हर बार होगा। जितनी बार फोल्ड होगा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आमने सामने आएंगे। फोल्ड होकर ये कैसा दिखने लगता है, चलो देखते हैं। फोल्ड होकर ये कैसा दिखता है वो देखो, अब आप ध्यान देना जरा। फोल्ड होकर, हाँ ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये फोल्ड हुआ और कुछ ये कुछ ऐसा है, देखते जाओ। ये फोल्ड होकर ऐसे दिखने लगा, ये कुछ इस तरह से है। ये 5 डैश है और ये 3 डैश है टीआरएनए का। बना तो सिंगल स्ट्रैंडेड था, फोल्ड होकर ऐसा हुआ। और फोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस थे। यहाँ ए है तो यहाँ यू है, यहाँ जी है तो यहाँ सी है, यहाँ सी है तो जी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आमने सामने आने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और टीआरएनए हो गया डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं कहीं नहीं बना। और उन्हीं एरिया में ये फूले हुए एरिया दिख रहे हैं, जिनको मैंने नाम दिया है देयर आर 3 लूप्स इन टीआरएनए। 1 2 3। ये 3 लूप क्यों बने? क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। अरे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया होता तो ये फूले हुए थोड़े ना होते, फिर तो ऐसे होते, फिर ऐसे होते। तो बात यह है हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बने यहां? क्योंकि यहां पर नॉर्मल बेसिस के साथ साथ कुछ एबनॉर्मल बेसिस भी हैं। नॉर्मल बेसिस के साथ साथ कुछ एबनॉर्मल बेसिस है। तो एडेनिन के सामने यूरासिल होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता। यहाँ एडेनिन के सामने सूडो यूरासिल है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? तो ये 3 ऐसी जगह है जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉर्मल बेसिस के साथ एबनॉर्मल बेसिस है। तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना वहां वहां वो एरिया फूला हुआ दिखेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लूप्स। तो 3 लूप है, 1 2 3, और 4 आर्म है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। 4 आर्म, 3 लूप है। एक एक करके देखते जाना भाई। पहले आर्म की बात करता हूं। इस वाले आर्म को कहते हैं एक्सेप्ट, ये वाले को एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म, इसे कह रहा हूं मैं टी आर्म, इसे कह रहा हूं डी आर्म, इसे कह रहा हूं एंटी कोडॉन आर्म। 4 आर्म हो गई, एंटी कोडॉन आर्म। ये जो आर्म है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म। कुछ टीआरएनए में होगा और कुछ में नहीं होगा, और जिसमें होगा भी उसमें कोई काम नहीं करता।
नो सिग्निफिकेंस, इसीलिए इसे कहीं भी बना सकते हैं। एनसीआर मॉड्यूल में हमारे जब डायग्राम बनाए तो इसको थोड़ा यहां बनाया है, यहां बनाओ या यहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो 4 आर्म हो गई। अब बात आई एक्सेप्टर आर्म। नाम क्यों है? अरे टीआरएनए एमिनो एसिड, टीआरएनए एमिनो एसिड लेकर 3' एंड पर ही तो चलता है। तो यहां पर ये वाला एरिया एक्सेप्ट करता है अमीनो एसिड, इसलिए नाम है एक्सेप्टर आर्म। और सुनो, टीआरएनए का जो 5' एंड है उसका आखिरी बेस या ये हमेशा 5' एंड पर ग्वानीन ही होगा, फिक्स है। और 3' एंड देख रहे हैं कुछ हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये एरिया में होता है CCA, फिक्स है। सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया में आखिरी में क्या होगा? CCA, साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन। अब 5' एंड कहां पर? ग्वानीन होगा वहां पर आखिरी बेस। अच्छा, मैंने बोला 3' एंड पर एमिनो एसिड एक्सेप्ट किया जाता है। एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? CH R NH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये है अमीनो एसिड। अरे टीआरएनए हो या डीएनए हो, 3' एंड पर क्या होता है? OH ग्रुप। तो इधर अमीनो एसिड है, उधर OH अल्कोहल ग्रुप, एसिड और अल्कोहल, एस्टर बॉन्ड ही तो बनेगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं टीआरएनए के 3' एंड पर अमीनो एसिड लोड होता है, अटैच होता है, लेकिन कौन से बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड से। अरे भाई H2O माइनस कर देना है, H2O माइनस कर दे रहे, मान लो यहां से H हटाया, यहां से OH हटाया, तो बचा क्या? ये सिर्फ O, इसको यहां लगा दो, ये लो बन गया। तो देखो टीआरएनए के 3' एंड पर, टीआरएनए के 3' एंड पर एमिनो एसिड लोड होता है, अटैच होता है। किस बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड से। मतलब ये तो याद रखना है कि टीआरएनए के 3' एंड पर ही अमीनो एसिड अटैच होता है, लेकिन कौन से बॉन्ड से? ये भी याद रखना है, एस्टर बॉन्ड से। ठीक है? तो ये तो एक्सेप्टर आर्म की बात हो गई। अब बाकी आर्म की बात करते हैं। टी आर्म में जो लूप है, इस लूप को कहते हैं टी साई सी लूप या अटैचमेंट लूप। टी साई सी लूप या अटैचमेंट लूप, इस लूप को। एंटीकोडॉन आर्म के लूप को कहते हैं एंटीकोडॉन लूप या रिकॉग्निशन लूप। एंटीकोडॉन लूप या रिकॉग्निशन लूप। और इस वाले लूप को कहते हैं, डी आर्म के लूप को कहते हैं DHU लूप, या इसका एक और नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। रिकॉग्निशन लूप ये है भाई। 3 लूप हो गए, तो इन तीनों के नाम तो देख लिया, अब इनके एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन देखना है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जो टी साई सी लूप है, यहां पर 7 बेसिस होते हैं, 7 बेसिस हैं, 7 बेस हैं। 7 बेस में से 3 बेस पक्का एबनॉर्मल है, 7 में से 3 बेस पक्का एबनॉर्मल है। ये जो टी है ना, ये राइबोथाइमिडीन है, ये जो साई है ना सूडो यूरेसिल है, और ये जो सी है 5-मिथाइल साइटोसिन है। तो ये नाम ऐसा क्यों दिया है इसका? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल बेसिस। 7 बेस में से 3 बेस पक्का एबनॉर्मल है। टी स्टैंड फॉर राइबोथाइमिडीन, साई फॉर सूडो यूरेसिल, सी फॉर 5-मिथाइल साइटोसिन। तो 3 ही एबनॉर्मल बेस पक्का है यहां। सर बाकी जो 4 बचे वो नॉर्मल होंगे? 4 जो बचे उनमें से कुछ नॉर्मल होंगे और कुछ एबनॉर्मल होंगे, वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये 3 बेस पक्का एबनॉर्मल होंगे, तभी तो नाम है टी साई सी लूप। अब सर इसका नाम अटैचमेंट लूप क्यों है? देखो उस दिन टीआरएनए को जब मैंने अडाप्टर आरएनए कहा था तो कुछ जानकारी दी थी, थोड़ी सी और बढ़ाता हूं उस जानकारी को, देखना जरा। देखो जब प्रोटीन बनने का वक्त आता है तो ये रहा एमआरएनए, ठीक। एमआरएनए ये कोडॉन है, एमआरएनए पे कोडॉन्स होता है ना, 3-3 बेस का सेट।
अच्छा हाँ, जो पिछली क्लास में नहीं था वो तो भूल ही जाए कि कुछ आएगा आज, बिल्कुल नहीं आएगा। जो नहीं, जो थे वो समझे बस, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं। एमआरएनए में कोडॉन था AUG, कोडॉन था, इनिशिएशन कोडॉन, ये जो भी है कोडॉन है ये। सबसे पहले एमआरएनए पर आकर जुड़ता है राइबोसोम का छोटा सब यूनिट। ये ट्रांसलेशन जब पढ़ाऊंगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहां पर ये क्लियर करूंगा, वहां पर चीजें क्लियरिफाई करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है AUG कोडॉन, और ये छोटा राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ा। फिर उस दिन मैंने बोला था टीआरएनए आके जुड़ेगा, ये टीआरएनए आके जुड़ा, ये टीआरएनए जुड़ा। टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आया, उस दिन तो मैंने नाम भी बताया था अमीनो एसिड, मिथियोनिन बताया था। अभी फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। ये वाला जो लूप है ना, ये वाला इधर वाला, इसका नाम है टी साई सी लूप। ये लूप है टी साई सी लूप, ठीक है, टी साई सी लूप। फिर आकर जुड़ता है राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट, सही है। अब आकर जुड़ता है राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन में, अभी सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूं, एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। जब भी प्रोटीन बनता है एमआरएनए पर पहले आकर जुड़ता है छोटा सब यूनिट, फिर जुड़ता है टीआरएनए विथ अमीनो एसिड, फिर आके जुड़ता है बड़ा सब यूनिट। याद है प्रोकैरियोटिक बड़े सब यूनिट जो राइबोसोम का था, उसमें 2 आरआरएनए थे, 23S आरआरएनए, अब 5S आरआरएनए। 23S आरआरएनए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का काम करता है। ओए सबसे पीछे वालों, ऐनकधारी इधर देख ले, बहुत ज्यादा नंबर आ गया क्या इस बार? ध्यान दे ले यार, डॉक्टर बनने के लिए भेजा है घर वालों ने, कभी कभी पढ़ भी लेना चाहिए, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 23S आरआरएनए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का काम करता है। एक 5S आरआरएनए भी तो है, वो क्या करता है वो बता रहा हूं। देखो ये बड़ा, ये जो टीआरएनए और एमआरएनए कैसे जुड़ते हैं याद है? एमआरएनए में कोडॉन होता है, टीआरएनए में उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो टीआरएनए है अब बड़ा सब यूनिट राइबोसोम का, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? बड़ा राइबोसोम का सब यूनिट और टीआरएनए कैसे जुड़ते हैं आपस में, सिर्फ वो बात बता रहा हूं। तो सुनो, बड़े सब यूनिट में याद है राइबोसोम के क्या बचा है? 5S आरआरएनए बचा हुआ है। तो ये जो 5S आरआरएनए है, ये जो 5S आरआरएनए है, ये टीआरएनए को पकड़ के रखता है। कहां से? टी साई सी लूप से, ऐसे टी साई सी लूप से पकड़ के रखता है। अरे तभी तो टी साई सी लूप का नाम है अटैचमेंट लूप। अटैचमेंट लूप नाम इसीलिए है, क्यों? क्योंकि इसी लूप पर राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट जुड़ता है। राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट और टीआरएनए आपस में कहां पर जुड़े हैं? टी साई सी लूप्स। किसकी मदद से? बड़े सब यूनिट के 5S आरआरएनए। ऐसा समझो, देखो ये हथेली मेरी बड़ा सब यूनिट है राइबोसोम का, ये टीआरएनए है, ये जो अंगूठा है मेरा, ये टीआरएनए का टी साई सी लूप है। अंगूठा जो है वो क्या है? टीआरएनए का टी साई सी लूप है, ये बड़ा सब यूनिट है। तो ये बड़ा सब यूनिट और ये टी साई सी लूप, ये आपस में ऐसे जुड़े हैं। लेकिन इन दोनों को पकड़ के कौन रखे हुए है? 5S आरआरएनए। बस इतनी सी बात है, समझ गए? तो बड़ा सब यूनिट और टीआरएनए का टी साई सी लूप आपस में किसकी मदद से जुड़े होते हैं? 5S आरआरएनए। तो देखा, बड़े सब यूनिट में 23S आरआरएनए है, उसका फंक्शन बता चुका था। अब 5S आरआरएनए का फंक्शन भी बता चुका। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां पर अगली थ्योरी जो मुझे लिखना है टी साई सी लूप में, बस इतना ही तो लिखना है। लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड्स हियर, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड्स हियर किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ 5S आरआरएनए। सही है? ये लो, ये वाला लूप हो गया, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं याद रखना है। टी साई सी लूप का नाम ही अटैचमेंट लूप इसलिए दिया है क्योंकि यहां राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट जुड़ता है। अच्छा ठीक है, अब इस लूप की बात करते हैं। पिछले लूप में 7 में से 3 बेस पक्का एबनॉर्मल थे, इस वाले में भी 7 बेस हैं, लेकिन इस बार 7 बेस में से पक्का 3 बेस नॉर्मल है। 7 में से 3 बेस पक्का नॉर्मल है।
बाकी जो 4 बचे वो नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 3 बेस पक्का नॉर्मल है। अरे इन्हीं को तो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री बोला था, एंटी कोडॉन या नोडॉक। बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 बेस का जो सेट है इसे क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन या नोडॉक, है ना। कोडॉन को उल्टा लिख देते हैं, मैंने बताया तो था, है ना। ठीक है, देखिए मान लो ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। एमआरएनए में यहां पर कोडॉन है एयूजी, यहां सीजीसी, यहां यूजीसी, लाइक दैट। तो ये कोडॉन है एयूजी। एमआरएनए में 3 के सेट को क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। अच्छा, तो ये अभी रुको, बात में मुझे करनी है इस लूप की, एंटीकोडॉन लूप की। इसका काम क्या है? इस लूप का काम यह है टीआरएनए को बताना, क्या, कि तुझे एमआरएनए पर कहां जाकर जुड़ना है। क्योंकि एमआरएनए तो बहुत बड़ा है, एमआरएनए तो बहुत बड़ा है, तो तुझे कहां जाके जुड़ना है एमआरएनए पर, ये बताएगा कि तेरा कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ये रहा, तू चल यहां पर जुड़ जा एमआरएनए से बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब फंक्शन ऑफ एंटीकोडॉन लूप इज टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन एमआरएनए। क्या काम है? कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन को ढूंढो और टीआरएनए और एमआरएनए को आपस में जुड़वा दो बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये काम है इस लूप का। ठीक है। दूसरी बात, पिछली क्लास में मैंने एनसीईआरटी के पेज 112 में, देखो जरा एक बार दोबारा देखो, एक कोडॉन की टेबल ना दिखाई दे 64 की, देखो जरा। ठीक है, जाओ देखो जरा एनसीईआरटी में पेज 112 में। हाँ, मिला छोटा सा टेबल, किसी में पीला, किसी में फेडेड कलर, कुछ भी होगा लेकिन है। 64 कोडॉन थे उस दिन, दिखाया था मैंने ये। अब इनमें से ऐसा करो, थर्ड कॉलम में पहले बॉक्स में देखो, 2 कोडॉन के सामने स्टॉप कोडॉन लिखा है, यूए और यूएजी के सामने लिखा है स्टॉप कोडॉन। अब फोर्थ कॉलम में पहले बॉक्स में यूजीए के सामने स्टॉप कोडॉन लिखा है। 64 कोडॉन है, उनमें से 3 कोडॉन के सामने स्टॉप कोडॉन लिखा है, बाकी जितने भी कोडॉन है सबके सामने अमीनो एसिड लिखे हैं। तो जिनके सामने अमीनो एसिड लिखा है उन्हें हम कहते हैं सेंस कोडॉन, बिकॉज दे आर कोडिंग फॉर अमीनो एसिड। लेकिन ये 3 कोडॉन तो कोई अमीनो एसिड नहीं कोड करते, इसलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। हाँ, सच में नॉनसेंस ही लिखाऊंगा बाद में मैं। तो सुनिए, सेंस कोडॉन कितने? 61। 3 तो स्टॉप कोडॉन हो गए, वो अमीनो एसिड कोड ही नहीं करवाते। There are no any tRNA or anticodon to bind with stop codon. स्टॉप कोडॉन से जुड़ने के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। तो सेंस कोडॉन कितने हैं? 61। तो उनसे जुड़ने के लिए एंटीकोडॉन कितने टाइप के चाहिए? 61। मतलब टीआरएनए कितने चाहिए बॉडी में? 61। मैं ये कह रहा हूं कि इस लूप को कहते हैं स्पेसिफिक लूप ऑफ टीआरएनए, मोस्ट स्पेसिफिक लूप ऑफ टीआरएनए। क्यों? क्योंकि इसी लूप के बेस पर देयर आर 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। अरे इसी लूप के सारे टीआरएनए में क्या अंतर है? इसी लूप पर ही तो अंतर है, ये 3 बेस के सेट अलग हैं। तो मोस्ट स्पेसिफिक लूप इसे बोलते हैं क्योंकि इसी लूप के बेस पर देयर आर 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए टू पेयर विद 61 टाइप्स ऑफ सेंस कोडॉन। समझ रहे हो? मेरा कहना यह है, यहां लिखता हूं, हाँ देखना, मैं ये कह रहा हूं एक टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन है ना। एक टीआरएनए या एक एंटीकोडॉन कैन पेयर किससे? पेयर विथ 1 सेंस कोडॉन। एक टीआरएनए या एक एंटीकोडॉन एक सेंस कोडॉन से पेयर कर सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में तो 61 टाइप्स ऑफ सेंस कोडॉन है, 61 टाइप्स ऑफ सेंस कोडॉन है।
तो उनसे पेयर करने के लिए 61 टाइप ऑफ टीआरएनए चाहिए ना। मतलब हम कोई पूछे कितने टाइप के टीआरएनए होते हैं, 61 टाइप्स के होते हैं। सही है, 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए होंगे सेल में, या 61 टाइप्स के एंटीकोडॉन होंगे टू पेयर विथ 61 टाइप्स ऑफ सेंस कोडॉन। कोई दिक्कत है क्या? तो देखो, एंटीकोडॉन लूप का काम दोबारा बताता हूं। इसका काम है रिकॉग्नाइज करना कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन एमआरएनए, और टीआरएनए और एमआरएनए को आपस में जुड़वा देना भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, बात खत्म। एंड देयर आर नो एनी टीआरएनए टू बाइंड विथ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन से जुड़ने के लिए कोई टीआरएनए नहीं है। तो सेंस कोडॉन कितने बचे? 64 में 3 हट गए, बचे 61। तो उनसे पेयर करने के लिए 61 टाइप ऑफ टीआरएनए है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये लूप भी हो गया। इस लूप में कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है कि बड़ा राइबोसोम का सब यूनिट यहीं पर जुड़ता है। अच्छा, अब बचा डीएचयू लूप। चलो इसको भी देख लेते हैं। डीएचयू लूप देखो, ये जो डीएचयू लूप है इसमें ना 8 से 12 बेसिस होते हैं। अभी तक जो 2 लूप आपने पढ़े उसमें 7 बेसिस थे, इसमें 8 से 12 बेसिस है। तो ज्यादा है तो बोल दो इसे लार्जेस्ट लूप। दूसरी बात ये 8 से 12 बेस है। डीएचयू लूप पता है नाम क्यों है? क्योंकि 8 से 12 बेस में से 3-4 बेस तो डाईहाइड्रोयूरासिल है। डाईहाइड्रोयूरासिल डीएचयू एबनॉर्मल बेस। तो क्योंकि इसमें डाईहाइड्रोयूरासिल खूब सारे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? डाईहाइड्रोयूरासिल लूप, डीएचयू लूप। अच्छा, दूसरी बात, इसका ये नाम क्या है? ये इसका फंक्शन बता रहा है। एक्चुअली हमारी सेल में ये एंजाइम है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। तो इस लूप का एक ही काम है, क्या? इस एंजाइम को पहचानना और अपने से जुड़वा लेना। इस लूप का काम क्या है? इस एंजाइम को पहचानना और अपने से जुड़वा लेना। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, फंक्शन is to recognize specific amino acyl tRNA synthetase enzyme। इस लूप का यही काम है, इस एंजाइम को पहचानना और अपने से जुड़वा लेना। लेकिन बात यह आई, सर मान लिया इसका फंक्शन ये है कि इस एंजाइम को ढूंढो और जुड़वा लो। सर जुड़ गया ठीक है, लेकिन ये एंजाइम करती क्या है, ये बाकी है। तो ये बताने वाला हूं मैं कि ये एंजाइम क्या करती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले ना आपने देयर आर 4 आर्म्स एंड 3 लूप्स तो लिख ही लिया था। एंटीकोडॉन लूप के बारे में 2 लाइन लिख लो, उसके बाद फिर मैं इस एंजाइम का फंक्शन बताता हूं। तो कॉपी में लिख दें, फंक्शन ऑफ एंटीकोडॉन लूप function of anticodon loop is to recognize complementary codon on mRNA. To recognize complementary codon on mRNA. Complementary codon on mRNA. And help tRNA to bind with mRNA. And help tRNA to bind with mRNA by hydrogen bonds. Help tRNA to bind with mRNA by hydrogen bond. यही तो बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन एमआरएनए ढूंढवाएगा और टीआरएनए और एमआरएनए को जुड़वा देगा भाई हाइड्रोजन बॉन्ड। एक लाइन और अलग से लिख लो, क्या? देयर आर नो एनी टीआरएनए और एंटीकोडॉन। There are no any tRNA or anticodon to bind with stop codon. There are no any tRNA or anticodon to bind with stop codon. सही है?
ओके, ये बात हो गई। अब मैंने ये तो बता दिया कि इस लूप का काम क्या है, इस एंजाइम को पहचानना और अपने से जुड़वा लेना। लेकिन ये एंजाइम क्या करती है? देखो, जब प्रोटीन बनाने का वक्त आता है, ध्यान देना, प्रोटीन बनाने का वक्त आता है तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है, तब फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन बनाते समय क्या करना क्या है, हमें अमीनो एसिड को आपस में जोड़ देना है, बाई पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बन जाएगा? प्रोटीन। लेकिन वो अमीनो एसिड ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाने में तभी भाग लेंगे जब उन्हें एक्टिवेट किया जाएगा। उसको एक्टिवेट करने का काम ये एंजाइम करती है। देखना जरा ध्यान से, ये एंजाइम हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रही है। देखो, इसमें दो एक्टिव साइट है, एक साइड पर अमीनो एसिड जुड़ता है, एक साइड पर ये DHU लूप से जुड़ता है। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम साइटोप्लाज्म में जब घूम रहा था तो यहां पर अपने से जुड़वा लिया अमीनो एसिड और एटीपी से एनर्जी लेकर इसे एक्टिवेट कर दिया। सही है, एटीपी से एनर्जी लेकर एक्टिवेट कर दिया। 2 थप्पड़ लगा तो उसको देख, फिर मैं गलत बहुत बुरी तरह से जगाऊंगा, 2-4 दिन नींद नहीं आएगी। कुछ गड़बड़ खा के आ गया था, कुछ नहीं खाया था इसलिए नींद आ रही है। नींद आज बता, मैं स्टूल लगवा दूं या सामने मैं जगाता भी रहूंगा बीच बीच में? सोच, डॉक्टर बन गया और ऐसे बीच में नींद आती रही। सर्जरी चल रही थी और नींद आ गई बीच में ही। कट लीवर में लगाना था, कट किडनी में लग गया, फिर तो बर्बाद कर दिया, है ना? देखो भाई, पानी पी लो, कुछ भी करो, क्लास में एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव होना चाहिए, तब डॉक्टर बनेंगे, है ना? और कितना एक्टिव रहना है ये तो टेस्ट से पता चल गया है कि पढ़ना पड़ेगा तभी बात बनेगी, है ना? हाँ, उस लेवल का एक्टिव रहना है, ठीक है? हाँ, ये नहीं कि आकर पढ़ गए। ठीक है भाई, आ जाओ, इधर आओ, वापस आओ। देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये एटीपी से एनर्जी लेकर अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर लिया है, एक्टिव हो चुका है अमीनो एसिड, और इसी को ढूंढ रहा है DHU लूप। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड वाला ये एंजाइम ढूंढ रहा है कौन? DHU लूप। और DHU लूप ढूंढ लेगा तो बोलेगा चल इधर जुड़ जा, चलो देखते हैं क्या होता है। ध्यान देना, मान लो ये है tRNA, ये है DHU लूप, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ठीक है? और ये वाला जो लूप है ये है DHU लिख दिया, DHU लूप। तो ये लूप क्या करेगा, इस एंजाइम को अपने से जुड़वा लेगा। ये देखो, ये ऐसे, ठीक है? ये देखो भाई, ये ऐसे है। तो इसमें पहले से क्या जुड़ा हुआ है? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो कहने का मतलब ये है, अमीनो एसिड जुड़ा था, एटीपी से एनर्जी लेकर इसने इसको एक्टिवेट कर दिया, और DHU लूप ने अपने से जुड़वा लिया है। तो जुड़ गया, तब ये एंजाइम करेगा क्या? ये एंजाइम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है ये। अब ये DHU लूप से जुड़ने के बाद करेगा क्या, उस पर फोकस करना। इस अमीनो एसिड को tRNA के 3' एंड पर लोड कर देगा। अमीनो एसिड को tRNA के 3' एंड पर जुड़वा देगा, किससे? बाई एस्टर बॉन्ड। ये ऐसे, वो जो अमीनो एसिड जुड़ा है ना, ऐसे ही नहीं जुड़ गया। पहले इस एंजाइम ने अमीनो एसिड को एटीपी से एनर्जी लेकर एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद DHU लूप से तो जुड़ा ही हुआ है, और DHU लूप से जैसे जुड़ा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को क्या करेगा? tRNA के 3 एंड से जुड़वा दिया। मतलब इस एंजाइम के 2 काम है, क्या? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय यूज ऑफ एटीपी, दूसरा लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड एट 3' एंड ऑफ tRNA। अब पता है, tRNA के 3' एंड पर अमीनो एसिड को रखना, जुड़वाना,
पता है इसे क्या कहते हैं? लोडिंग ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसिड को रखना, लोड करना टीआरएनए के 3' एंड पर, इसे क्या बोलेंगे? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। और ये एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है। अगर ये एंजाइम मिथियोनिन अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है तो केवल मिथियोनिन को ही एक्टिवेट करेगा, किसी और को नहीं। मतलब मेरी सेल में तो 20 तरह के अमीनो एसिड हैं। अब 20 तरह के अमीनो एसिड हैं तो एक्टिवेट करने के लिए 20 तरह की एंजाइम चाहिए। मतलब मेरी सेल में ये वाली एंजाइम 20 तरह की है, क्योंकि हर एंजाइम केवल एक ही टाइप के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करती है। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट टीआरएनए। तो थोड़ा सा इस एंजाइम का फंक्शन लिख ले। 2 फंक्शन मैंने बताए, तो लिखो अगली लाइन। फंक्शन ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। फंक्शन ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। 2 फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। फंक्शन ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। पहला फंक्शन, पहला फंक्शन लिखें, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्या? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय यूज ऑफ एटीपी। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय यूज ऑफ एटीपी, एक। दूसरा, लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड at 3' end of tRNA. Loading of activated amino acid at 3' end of tRNA. Loading of activated amino acid at 3' end of tRNA. और इसके ब्रैकेट में लिख दो कि इसे कहते क्या है? चार्जिंग या लोडिंग ऑफ tRNA। ब्रैकेट में से लिख दो चार्जिंग या लोडिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग या लोडिंग ऑफ tRNA। ये ना सोचो कि ये आखिरी बार, ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये आखिरी बार बताई जा रही है। एक्चुअली जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये सारे स्टेप एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। ये जितने भी स्टेप आ रहे हैं, ये हो कुछ भी है, सब आएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया। यहां पर मैं लिख देता हूं कि 20 टाइप्स के हैं टू एक्टिवेट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब सुनो, समरी क्या रखनी है टीआरएनए की। मतलब कुछ नहीं तो इतना तो जरूर याद रखना है कि टीआरएनए के 3' एंड पर अमीनो एसिड लोड होता है बाय एस्टर बॉन्ड। टी साई सी लूप पर राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट जुड़ता है, खत्म। एंटीकोडॉन लूप पर 3 बेस का सेट है एंटीकोडॉन, जो किससे जुड़ता है? एमआरएनए के कोडॉन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएचयू लूप का काम है इस एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को पहचानना और अपने से जुड़वा लेना, खत्म। और ये एंजाइम क्या करता है? एक तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है और फिर टीआरएनए के 3' एंड पर लोड करता है। दैट्स ऑल, इतना ही तो है, यही तो पढ़ रहे। हाँ भाई, चार्जिंग, क्योंकि काम करने के लिए अब तैयार है ना वो। नहीं बोलते जब कुछ फ्रूट जूस या कुछ पी लिया, आई एम फुली चार्ज्ड, तो वो वाला काम है कि चलो अब। ठीक है भाई, तो सुनो, सबसे पहले कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला, क्योंकि अभी आपने इस एंजाइम का फंक्शन लिखा है, तो पहले ये बनाओ, ये वाला डायग्राम, बाद में फिर ये कंप्लीट करो। एंजाइम कितने टाइप के हैं? 20 टाइप्स। टू एक्टिवेट 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड।
एनर्जी रिच करना, देखेंगे ना अभी, बोला ना प्रोटीन सिंथेसिस में, दोबारा पढ़ेंगे ये सब। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा, वो जो एक डायग्राम साइड में बना है ना राइबोसोम वाला, ये एक बना है ना, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो 10-15 होंगे। नहीं, एक ही है ना, है? उसी को तो ऊपर रख रहे हैं 3' पर। और जिसे, जिसकी स्पीड धीमी हो, उसको बता रहा हूं, जो भी थ्योरी लिखी है ना यहाँ, वो मॉड्यूल के डायग्राम में सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। लेकिन बस ध्यान रखना, मॉड्यूल में डीएचयू लूप उधर है, मैंने डीएचयू लूप इधर बनाया है, टी साई सी लूप उसमें इधर है, मैंने उधर बनाया है, क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसी डायरेक्शन का यूज करना होगा, इसलिए। हाँ भाई। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, तभी तो ऊपर बनाया मैंने सीसीए। ऑनलाइन वालों सब ठीक है? ओके, ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर लो। फिर अब देखते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, छोटा सा है वो, और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन। अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो, है ना? पढ़ो, स्कोर बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि। फिर से बताओ कौन सा डायग्राम पहले बनाना है? अरे ये वाला, एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज वाला पहले बनाना है, फिर बाकी सब एक साथ बना सकते हो। मॉड्यूल में भी एडजस्ट कर सकते हो डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी कंप्लीट करें, आपके पास 5 मिनट है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 मिनट, अरे बहुत है 5 मिनट, आड़ी तिरछी लाइन ही तो खींचनी है, क्या है? बिना बात किए बनाओ, फटाफट कंप्लीट करो। लिखो। इसके बाद ये पूरा टीआरएनए इधर से बना, लिखना शुरू करना, इधर से ऐसे करके ऐसे, ठीक है? क्योंकि मैं मिटाना भी इधर से ही शुरू करूंगा। हाँ, लिख रहे हैं, और टी, हाँ बिल्कुल। अभी हटा दे रहा हूं मैं। क्या है? ना, मैं इसी को पहले मिटाऊंगा, बता चुका हूं। हाँ, तो पहले जिसने नहीं बनाया बना के खत्म कर लेना। ये कोई दूसरे कैटेगरी का भी है क्या कोई? है? समझ गए लोग। अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो, है ना? बस पढ़ो, उसी से सिलेक्शन होगा, एक्सप्रेस करने से नहीं होगा सिलेक्शन। हम्म।
CCA बोलना है, ACC नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जब भी पढ़ते हैं 5 से 3 पढ़ते हैं। जी फिक्स है, हाँ फिक्स है ये। और ये जो ये जी के सामने नहीं है, वो जी अलग है देख, उस जी को नीचे बनाया, वो CC अलग ही है। 5 डेज को छोटा कर दे अभी, थोड़ा नीचे बना 5 डेज को, एंड को, हाँ ये उसको क्रॉस करके 5 डेज थोड़ा नीचे लिख दे। पीछे वाला क्या कर रहा है, लिख उख रहा है, क्या कर रहा है? जारी है काम? हाँ ठीक है। ए ठीक है, कंप्लीट करो। और टी साई सी लूप के साथ साथ ना, चाहो तो ये बना सकते हो, क्योंकि भाई टी साई सी लूप की जो थ्योरी है वही यहाँ लिखा है। लिख बनाना है तो बनाओ, नहीं थ्योरी में लिख चुके हो, ठीक है। चॉइस इज योर्स, लेकिन साथ में, क्योंकि ये मेरे रास्ते में आ रहा है mRNA लिखने के, और जो रास्ते में आएगा उसे तो मिटा देंगे भाई, है ना। हाँ, आ गया रास्ते में ये तो। जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि अगला सब तो मैं यही लिखूंगा। हाँ खत्म करो जो भी है। हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलो कि 61 टाइप ऑफ टीआरएनए मिलकर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम से जुड़ते हैं।
तभी तो 20 तरह के अमीनो एसिड लोड होंगे टीआरएनए पर। सही है, ये है, ठीक है। एसएनआरएनए का पढ़ेगा ना, सब आएगा, चिंता ना करो। क्यों, कहां पर लिखा है, क्या चीज के बारे में? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्यों लिखा है यहां पर, कहां से आ गया? अच्छा, स्प्लाइसिंग का, वो वहां पर है ना, ऐसा वहीं पर जाके बोलूंगा। वहां पर देख, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड थर्ड थर्ड, हाँ वहां पर लिखा है ना, वो उसका फंक्शन स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, वहीं पर जब पहुंचूंगा तब लिखाऊंगा, है ना। हाँ, क्या बच्चे? हाँ हाँ हाँ, 3 पक्का एबनॉर्मल है। हाँ, अब बाकी जो बच रहे हैं वो नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है सब, है ना, वो नहीं करने अपन को। क्या? हाँ, वो रिकॉग्नाइज करने का कोई नहीं है, इसलिए वो रुक जाएगा। सबका काम है अपना, उनका भी काम है ना। सब आएगा धीरे धीरे। अभी देखो, ये प्रोटीन सिंथेसिस की तैयारी चल रही है एक्चुअली, ट्रांसलेशन जो टॉपिक आता है उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ ठीक है, कंप्लीट करें जिसका जो रह गया है, अब फटाफट खत्म करो। ये वाला हिस्सा हटा रहा हूं मैं से, सर फोड़ूंगा मैं, अन्य जानवरों की तरह बनेगा तो है। इसको बच्चे, सेंस कोडॉन, हाँ जो अमीनो एसिड कोड करे वो सेंस कोडॉन है। जगह हो गया है। क्या? हाँ, एंटीकोडॉन किससे पेयर करता है? कोडॉन से, वो है। चलो। चलो जल्दी करो भाई। जल्दी कंप्लीट करो एमआरएनए, फिर करते हैं।
हाँ जी, हो गया। हाँ ठीक है, चलिए सुनिए। अब बात हम एमआरएनए की कर लेते हैं। एमआरएनए खत्म कर चुका हूं मैं, इतना ही है बस। इसलिए ध्यान से, अब 80% क्या था टोटल आरएनए का? टीआरएनए 10 से 15%। 80% आरआरएनए, 10 से 15% टीआरएनए, और सबसे कम ही है 1 to 5% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। और सबसे कम है ना, इसीलिए बोला लीस्ट एबंडेंट आरएनए। और और सुनो, याद है मैंने बोला था एमआरएनए सीधा साधा रहता है, घूमता रहता है, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस पकड़ेगा और काट डालेगा। इसीलिए इसे मैंने बोला था लीस्ट स्टेबल आरएनए। लीस्ट स्टेबल है। पता है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 से 2 मिनट बस। मतलब बना, 1 से 2 मिनट में प्रोटीन बना लो जितना बना सकते हो, नहीं कोई एक्सोन्यूक्लियस खोजेगा और खोज के काट डालेगा। हमारे वाले एमआरएनए का लाइफ स्पैन लगभग फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज होता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक। तो लीस्ट स्टेबल है ये। अब ये टेम्पलेट आरएनए नाम दिया है मैंने इसको, ध्यान से सुनो। जब हम डीएनए से डीएनए बना रहे थे, है ना, डीएनए से जब डीएनए बना रहे थे, तो डीएनए बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन कर रहा था? डीएनए। डीएनए किसको देखकर बन रहा था? डीएनए को। तो डीएनए बनाने के लिए जिसको देखकर बन रहा है वो टेम्पलेट होता है। तो डीएनए देखकर डीएनए बना था, तो डीएनए बनाने के लिए टेम्पलेट कौन था? डीएनए। अब मैं जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को देखकर मैं एमआरएनए बनाऊंगा। तो एमआरएनए किसको देख के बनाऊंगा? डीएनए को। तो एमआरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन करेगा? डीएनए। मतलब डीएनए बनाना हो या एमआरएनए बनाना हो, डीएनए देख के बनेगा। मतलब दोनों बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन कर रहा है? डीएनए। लेकिन प्रोटीन किसको देख के बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए को देखकर प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन कर रहा है? इसीलिए इसे टेम्पलेट आरएनए कहते हैं। देखो लिखा मैंने, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉल्ड एज टेम्पलेट आरएनए। तो डीएनए को देखकर एमआरएनए बनता है। तो एमआरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन कर रहा है? डीएनए। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन करता है? सही है, ओके। इसीलिए इसे टेम्पलेट आरएनए। ये तो एक्स्ट्रा चीज है। अबंडेंस और स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद है? आरआरएनए 80%, टीआरएनए 10 से 15%, एमआरएनए 1 से 5%। मोस्ट स्टेबल मैंने बोला था आरआरएनए, लीस्ट स्टेबल अभी बोला एमआरएनए। मैं तो बोलता हूं ये दोनों ऑर्डर याद करने की क्या जरूरत है? बस ये याद रखना सर ने किस ऑर्डर में पढ़ाया था। सर ने पहले आरआरएनए पढ़ाया था, फिर टीआरएनए पढ़ाया था, फिर एमआरएनए। हो गया अबंडेंस और स्टेबिलिटी का ऑर्डर। साइज या ये मॉलिक्यूलर वेट है। साइज या मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर, सबसे बड़ा साइज होता है डीएनए का, उससे छोटा एमआरएनए का, उससे छोटा आरआरएनए। और अभी मैंने पिछली क्लास में जब टीआरएनए पढ़ाया था तो मैंने बोला था स्मॉलेस्ट आरएनए, तो सबसे छोटा कौन है? टीआरएनए। तो ये ऑर्डर हो गया, ये खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनो, 2 लाइन सुन लो, इसके बाद फिर लिखना। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना, लेकिन कौन सा आरएनए बनना? कोई सा भी। डीएनए से एमआरएनए बने, आरआरएनए बने, टीआरएनए बने, कुछ कोई सा भी आरएनए बने, वो ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन अगर कोई एंजाइम डीएनए से आरएनए बना रही है, डीएनए से आरएनए बना रही है, उस एंजाइम का नाम क्या दोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिसको देख के बनेगा डिपेंडेंट, और जो बनेगा पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये सिंथेसाइज करेगा आरएनए। डीएनए बने आरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 से 3। सही है, 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए, फटाफट लिख डालो। हो गया? हाँ बोलो भाई, बाकी लोग लिखे। हाँ हाँ बच्चे, तो साइज की बात कर रहा हूं। साइज या किसकी बात कर? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आरआरएनए की है, क्योंकि वो राइबोसोम के प्रोटीन और आरआरएनए मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये तो डबल स्टैंडर्ड बस हुआ है, ठीक है। फटाफट खत्म कर दे। मैं ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं आपको अब।
ट्रांसक्रिप्शन अलग होगा, देखते हैं अपन। संभाल संभाल उसको, साइलेंट मोड में। देखो ये जो दूसरों की खुशी में खुश होते रहते हो ना, ये थोड़ा कम हो, है ना। अपनी अपना ख्याल रखो, अपना सिलेक्शन देखो, वो ज्यादा जरूरी है अभी। सबसे पहले ये जान लो कि ये जो पड़ोसी बैठे हैं बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं, यही तुम्हारी सीट छीनेंगे, देख लेना। ये पक्के वाले कंपटीटर हैं, मतलब मौका मिलेगा आपकी कुर्सी छीन के ले जाएंगे, आप बैठे रहो। मैं हर साल मिलता हूं ऐसे बच्चों से, कई ऐसे मिलते हैं कि सर हम दोनों दोस्त थे, वो उसका तो एम्स दिल्ली हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, और सर मैं तो दोस्ती के चक्कर में रह गया, अभी घूम रहा हूं। फिर अगले साल वो मेहनत करेगा, फिर सिलेक्शन होगा। ये तो इसीलिए बोलता हूं, पहले अपना भला सोचो। मतलब किसी से बात भी करें तो यही सोचना चाहिए, मेरा क्या फायदा इससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही, इसमें मेरा क्या फायदा। ठीक है, पहले ये सोचना है। परोपकारी बनना है दुनिया में, परोपकार खूब करेंगे, लेकिन पहले कुछ बन जाए, नहीं जिंदगी भर दूसरों के परोपकार में हमें जीना पड़ेगा। इसलिए अभी कुछ समय के लिए सेल्फिश, फायदा है तो बात करेंगे, क्वेश्चन पूछना है बात करेंगे, नहीं काहे को बात करे, तू कौन और मैं कौन, बात खत्म। ठीक है, हाँ, ओके ओके, ठीक है, वापस आओ। डी, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। सबसे दूर वालों ध्यान देना, ये अपने में खुश रहते हैं, मस्त, कोई मतलब नहीं दुनिया से। हाँ बिल्कुल खुश रहना चाहिए, लेकिन पढ़ाई कर करके खुश होना चाहिए। कभी पढ़ के देखना, जिस दिन अच्छी पढ़ाई हो जाती है ना, उस दिन अपने आप अंदर से फीलिंग आती है, अरे यार आज बहुत अच्छा काम किया, है ना। तो वो वाली खुशी चाहिए अपन को, तभी सिलेक्शन होगा। तो चलो आ जाओ। डीएनए से आरएनए बनना, कोई सा भी बने, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, कोई सा भी बने, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने ये बोली कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए देख के बन रहा है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट, आरएनए बना रहा है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज synthesizes RNA, synthesizes RNA in 5' to 3' direction. Synthesizes DNA dependent RNA polymerase synthesizes RNA in 5' to 3' direction. कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ। मान लो डीएनए ये है, ये ऐसे है, ये 5 से 3 है, ये 3 से 5 है। अब ये दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे तब ना आरएनए बनेगा। अच्छा तो ये स्ट्रैंड को दोनों को अनवाइंड कर रहा हूं मैं। मान लो ये ऐसे खुला, ये दोनों स्ट्रैंड इतना खुल गए, और ये हिस्सा अभी भी क्वाइल्ड है। मान लो ये स्ट्रैंड वही है 5 से 3, और ये वाला है 3 से 5। ठीक है, ओके। मान लो यहां पर था TACA, मान लो है यहां GCG, यह TCG, लाइक दैट। हाँ, या थोड़ा और बना देता हूं, TGC है सपोज। ठीक है, ये है। तो इसका जो सामने वाला स्ट्रैंड होगा इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, तो T के सामने क्या होगा, A के सामने
टी, सी के सामने सी जी सी, ए सी जी, यही होगा ना। अच्छा ठीक है, सुनिए, तो जब आरएनए बनना होगा तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो गए, तब ना सामने आरएनए बनेगा। अब एक नई चीज सुनो, डीएनए बनाने के लिए दोनों स्ट्रैंड से डीएनए बनता था, दोनों स्ट्रैंड से डीएनए बनता, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते थे। लेकिन आरएनए केवल एक ही स्ट्रैंड से बनेगा, आरएनए केवल एक ही स्ट्रैंड से बनेगा। क्यों? सुनो, देखो भाई, ये 3' है तो 3' के सामने 5'। एंजाइम कैसे बनाती है आरएनए? 5 से 3, तो 3 है तो सामने 5, बना लो 5 से 3 आरएनए। इधर फोकस, टी के सामने ए के सामने यू, सी के सामने जी, सी जी सी, ए सी जी, बन गया 5 से 3 आरएनए, 5 से 3 आरएनए बन गया। तो जिस डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है उस स्ट्रैंड को कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, या कहेंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या निगेटिव स्ट्रैंड। निगेटिव स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। और ये हमेशा क्या रीड करेगा? 3 से 5, क्योंकि जो स्ट्रैंड 3 से 5 होगा उसी के सामने तो 5 से 3 बन पाएगा आरएनए। तो इट ऑलवेज रीड, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑलवेज रीड 3' to 5' direction as RNA synthesis occur in 5' to 3' डायरेक्शन। समझ रहे हो? एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, टेबल के फॉर्म में, ऐसे टेबल बना दिया और इसमें लिख दिया था डायरेक्शन ऑफ रीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ने का डायरेक्शन। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या पढ़ रहे हो? 3 से 5, और दूसरा था डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस 5 से 3। ये आंसर गया था। तो इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आ चुका है नीट में, जो करोगे तो मिल जाएगा बाद में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उस डीएनए के स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हमेशा 3 से 5 होगा, क्योंकि 3 से 5 है तभी तो 3 के सामने 5, अब 5 से 3 ही एंजाइम आरएनए बना सकता है। सर इससे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 है इधर, तो 5 के सामने 3, और 3 से 5 तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्या उस एंजाइम की नेचर नहीं पता है? अब तू बोलेगा मैं हाथ पैर से क्यों चलता हूं, मैं बोलूंगा हाथ से क्यों नहीं चलता, क्यों है? तो उसका बिहेवियर जो है वही रहेगा ना। तो 3 से 5 तो आरएनए बना ही नहीं सकता। लॉजिकल क्वेश्चन पूछो, लॉजिक ये होना चाहिए, सर ठीक है 3 से 5 नहीं बना सकता, सर इधर आओ आप, फिर हमें जवाब दो। सर इधर 5 है तो इधर 3, सर इधर 3 है तो बनवाओ ना 5 से 3 आरएनए, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो मेरी बात? ये है क्वेश्चन। तो सुनो मेरी बात, अभी आपको आधी जानकारी है, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा कि ये जो डीएनए है ना, इसमें इधर की तरफ टर्मिनेटर है जिधर से प्रोसेस रोकना है, और इधर इनिशिएटर है, इनिशिएटर को बोलूंगा प्रमोटर, यहां से प्रोसेस शुरू करनी है। तो ये तो फिक्स है कि प्रोसेस प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जानी है। अब आप बोल रहे हो सर इधर से बना दो 5 से 3, मतलब आप बोल रहे हो जहां से प्रोसेस टर्मिनेट होनी है वहां से आप स्टार्ट कर दो, कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? तो आरएनए तो इधर से ही बन के जाएगा। तो केवल उसी स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा जो खुद 3 से 5 है, और वही टेम्पलेट है। और जो दूसरी स्ट्रैंड जिससे आरएनए नहीं बन सकता, उस स्ट्रैंड को कहेंगे, उल्टा कर दो सारे नाम, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड
या सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड। अब इसकी थ्योरी लिखे तो क्या नाम, पहले क्या बोलूं, डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज। डीएनए का वो स्ट्रैंड जिससे आरएनए नहीं बनता। अब बोलूं ये हमेशा रीड करेगा 5 से 3, ऑलवेज रीड 5 to 3 डायरेक्शन, ऑलवेज रीड 5 to 3 डायरेक्शन। तो जो स्ट्रैंड 3 से 5 है उससे आरएनए बनेगा, और जो स्ट्रैंड खुद 5 से 3 है उससे आरएनए नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर जो काम कर रहा है, आरएनए बना के दे रहा है, उससे आप एंटीसेंस, नॉन कोडिंग, निगेटिव, पता नहीं क्या बुरा भला कहे जा रहे हो, लेकिन जो काम नहीं कर रहा है उसे आप सेंस, कोडिंग, पॉजिटिव सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। क्यों? सुनना जरा ध्यान से। इसे सेंस, कोडिंग, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? सुनो मेरी बात। इस स्ट्रैंड का कहना है कि तुम लोग को अगर जानना है कि इस डीएनए सेगमेंट से कौन सा आरएनए बनेगा, क्या जानना है कि कौन सा आरएनए बना के देने वाला है ये डीएनए सेगमेंट, तो ये कहता है मुझे देख लो, मुझे पढ़ लिया मतलब आरएनए पढ़ लिया, बस मेरे में जहां जहां टी है वहां वहां यू लगा लो। करके देखे, ए टी की जगह यू, जी, सीजीसी, एसीजी। मतलब ये स्ट्रैंड सेंस देता है कि कौन सा आरएनए बनने वाला है, जानकारी देता है कि कौन सा आरएनए बनने वाला है, इसीलिए इसको नाम सेंस, कोडिंग या पॉजिटिव कह रहे हो। मतलब यहां पर लिखूं कि इसका सीक्वेंस इज लाइक एमआरएनए, सीक्वेंस इज लाइक mRNA या like RNA, except that it has, इसके पास खुद क्या है, थाइमीन। आरएनए में इसकी जगह क्या होगा, यूरासिल, इन प्लेस ऑफ यूरासिल। ठीक है जी। तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड से आरएनए बने वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो हमेशा रीड करेगा 3 से 5, और जिससे ना बने वो सेंस या कोडिंग है, वो रीड करेगा 5 से 3। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बात यह है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता? ऐसा क्यों नहीं इवॉल्व हुआ? ये प्रमोटर और टर्मिनेटर का सिस्टम ना होता तो कितना अच्छा होता। इधर से भी आरएनए बन जाता 5 से 3, इधर से भी बन जाता 5 से 3। तो एनसीईआरटी ने इस मुद्दे को उठाया है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनते। उसकी 2 वजह बताई है एनसीईआरटी ने। ध्यान से देख लोगे, देखो जरा इधर आओ। मान लो प्रमोटर टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट ना होता, अब समझो, तो 5 जी के सामने क्या लगता आरएनए, सी के सामने जी, ए के सामने यू, सी के सामने जी, सी, टी के सामने ए, यू, यही है ना? 5 से 3 बन गया। सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनते तो 2 अलग अलग आरएनए बनते। अगर 2 अलग अलग आरएनए बनते तो इसमें कोडॉन अलग अलग है, एयूजी कोडॉन। पहला कोडॉन यहां क्या है, एयूजी। यहां पहला कोडॉन क्या है, सीजीयू। अलग कोडॉन है तो अलग एमिनो एसिड कोड होगा। फिर अगला कोडॉन यहां सीजीसी है, यहां जीसीजी है, तो अलग कोडॉन तो अलग एमिनो एसिड। यहां सीएयू है, यहां एसीजी है, तो अगर कोडॉन अलग है तो अमीनो एसिड भी तो अलग कोड होंगे। तो एनसीईआरटी कहती है डीएनए के दोनों सेगमेंट से अगर आरएनए बनते तो 2 अलग अलग आरएनए बनते, और ये दोनों आरएनए अलग अलग बनते तो इनमें कोडॉन अलग है तो अमीनो एसिड अलग लगते, और अमीनो एसिड अलग लगते मतलब 2 अलग अलग प्रोटीन बना के देते ये। अभी मान लो मैं इस डीएनए सेगमेंट को कहता हूं इंसुलिन जीन। अभी क्या कहता हूं इस सेगमेंट को, इंसुलिन जीन। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड से आरएनए बना, और इसके ट्रांसलेशन से क्या बन गया, इंसुलिन हार्मोन। बात खत्म हो गई। अभी ये है, लेकिन सोचो दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनते तो 2 अलग अलग प्रोटीन बनता। हो सकता है एक इंसुलिन बनाता और दूसरे वाले से जो प्रोटीन बनता वो पता नहीं क्या बनता, कहो एंटी इंसुलिन ना बन जाता, तब तो और गड़बड़ हो जाती। और अभी तो मैं इस सेगमेंट को नाम दे देता हूं, इस डीएनए के हिस्से को, इंसुलिन जीन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बना रहा है। लेकिन बाद में तो मैं इसका नामकरण भी ना कर पाता, नाम भी ना दे पाता। क्यों?
क्योंकि ये दो अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं, तो क्या बोलो, इसका नाम भी ना दे पाता। इसलिए एनसीईआरटी कहती है इससे कॉम्प्लिकेट हो जाता जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाता। अभी हम बोलते हैं डीएनए से एक आरएनए बना, एक प्रोटीन बना, बाद में कॉम्प्लिकेट हो जाता। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह, अरे प्रोटीन बनने की नौबत ही ना आती। कैसे? दोनों आरएनए को लिखो तो जरा, इस आरएनए को देखो, लिख रहा हूं AUG CGC ACG, लिख दिया। अब दूसरे वाले को लिखो UAC GCG UGC। गौर करो दोनों आरएनए को, अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। और अगर डबल स्ट्रैंडेड हो गया, याद है जब एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तब राइबोसोम जोड़ता है, टीआरएनए जोड़ता है, तब ना प्रोटीन बनता है। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, तो प्रोटीन बनने की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि राइबोसोम तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से जुड़ता है, तो राइबोसोम ही नहीं जुड़ेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, आरएनए क्यों बनाया था आपने? ताकि प्रोटीन बने। लेकिन अब अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गए तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन जो कराया वो क्या हो गया? यूजलेस। एनसीईआरटी ने इसके लिए वर्ड यूज किया फ्यूटाइल, यूजलेस के लिए। पेज 107 ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सेकंड पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते आप, अभी पढ़ाया ही नहीं है मैंने। 107 सेकंड पैराग्राफ पढ़ के देखो एक बार, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर वाला सेकंड पैराग्राफ है ना। हाँ, why both the strands are not copied during transcription। पहले वाले में देखना क्या लिखा है कि डीएनए के दो अलग, एक ही सेगमेंट से दो अलग आरएनए, दो अलग प्रोटीन बनेंगे, इससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, ये लिखा है ना। तो ये तो भूल जाओगे आप, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है क्या। तो ऐसा करो ना, जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी लिखा है वहां पर ना छोटा छोटा लिख दो कि किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बना, ये सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी जहां लिखा है उसका मतलब है डीएनए से आरएनए प्रोटीन बना, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक ही डीएनए से दो अलग अलग प्रोटीन बनाए बैठोगे, फिर कैसे बोलोगे कि ये डीएनए का क्या नाम दिया जाए, दो अलग अलग प्रोटीन बनेगी तो। सही है। और दूसरा देखो क्या लिखा है कि दो आरएनए बनेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बेस पेयरिंग होगी, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो गई? फ्यूटाइल वन। आखिरी के दो शब्द देखो, फ्यूटाइल वन। तो फ्यूटाइल का मतलब लिख दो यूजलेस, फ्यूटाइल का मतलब लिख दो यूजलेस। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी का ट्रांसक्रिप्शन के अंदर का सेकंड पैराग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। डाउट डिस्कशन अगला क्लास जिस दिन भी होगा उस दिन करेंगे, क्लास के एंड में, क्योंकि आखिरी क्लास होगी तो टाइम पूरा होगा, उसके बाद 5-7 मिनट लगेंगे, डिस्कशन में कर लेंगे। एक क्वेश्चन कईयों ने गलत किया होगा कि चूहा कितने केस में मरा, नहीं गया? सही गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये नहीं था चूहा कितने केस में मरा, मरा तो 4 केस में। चूहा कितने केस में मरा ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन था। तो वो जो सी वाला ऑप्शन था ना कि हीट किल्ड, सी वाला हीट किल्ड आर प्लस एस, चूहा मरेगा तो सही इसमें, लेकिन क्या इसका डीएनए पाकर एस चूहे को मारेगा? नहीं, एस तो अपने दम पे चूहे को मारेगा। तो यहां पर चूहा मरा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के कारण नहीं, इसलिए सी वाला खत्म हो गया था। ठीक है, ओके, बाकी उस दिन देख लेंगे, है ना। ऑनलाइन वालों बाय बाय।